राजस्थान के बारे में चिंतन लगातार, राजस्थान ही नहीं बाकी सारे राज्यों के बारे में चिंतन लगातार चलता रहता है। और कांग्रेस की परंपरा है कि हम हाईकमान को विश्वास में लेके नीतियां बनाते हैं, काम करते हैं। और हाईकमान उस जिस राज्य के बारे में नीति बनाती है उसके कार्यकर्ताओं की, आम जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर नेताओं के सलाह मशवरे से, जो स्थानीय नेता हैं उनके सलाह मशवरे से काम करती से वो निर्णय करती है। अशोक गहलोत ने यहाँ चिंतन शिविर करा के अपने विरोधियों की चिंता को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। बार बार चिंता करते थे कि अशोक जी हटेंगे और हम आएंगे, तो शायद क्या आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, विरोधी तो कोई पार्टी में होता नहीं, अपनी अलग अलग बात होती है। कोई किस चीज़ को कहता है, कोई किसको कहता है। मुख्यमंत्री जी ने तो सदा ये कहा भी है कि भाई मेरे से नीचे अगर किसी से कोई शिकायत है, मेरे मंत्रियों से शिकायत है, किसी अधिकारी से शिकायत है तो आप मुझे बताइए, और मेरे बारे में कोई शिकायत है तो हाईकमान को बताइए। ये हर पार्टी में होता ही है, ये किसी में कहने की हिम्मत नहीं है। क्या आप अपन मान सकते हैं कि बार बार जो आवाज़ उठती है अशोक गहलोत के खिलाफ, उनके खिलाफ शिकायतें होती है, अब कम से कम चिंतन शिविर के बाद चिंतन करेंगे लोग और कहेंगे कि नहीं, अब हमारी चिंता खत्म है, अब चुनाव लड़ेंगे? अशोक गहलोत जी का और हमारे सरकार का काम अपने आप में सारी चिंताओं को समाप्त करेगा। अशोक गहलोत जी का काम अगर ठीक है, इसलिए हाईकमान ने भी यहाँ पे चिंतन शिविर रखा है। अशोक गहलोत जी का काम ठीक नहीं होता तो हाईकमान कोई दूसरा निर्णय भी कर सकता था। और ये तो मैं कह सकता हूँ कि हाईकमान भी आमतौर पे जो विधायक होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उनकी सलाह मशवरे से ही काम करता है। ये कहा जाता है कि आप बड़ा नुकसान हुआ राजनीति में, बात का कि आप अशोक गहलोत को नहीं करते, नहीं तो आप भी कभी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाते। इस बात पर चर्चा हम महेश जी से जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं महेश जी के साथ एक कॉफी ब्रेक। चक्रव्यूह में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे योद्धा हैं जयपुर के सांसद महेश जोशी। महेश जी, बात हो रही थी कि आखिर में बार बार जब भी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो चर्चा चलती है कि महेश जोशी बनेंगे, लेकिन खबर कभी नहीं आती। साहब जी, न तो मैंने आज तक राजनीति में कुछ मांगा। एक बार 1990 में राजीव गांधी जी से टिकट मांगा था। उसके बाद मैंने कभी ना तो 98 में टिकट मांगा, न 2003 में मांगा, न 2008 में मांगा, न 2009 में मांगा। और पार्टी ने मुझे देने में भी कोई कमी नहीं की। मुझे एमएलए बनाया, मुझे डिप्टी चीफ भी बनाया, मुझे एमपी बनाया। जब पार्टी अपने आप मुझे कुछ दे रही है तो कहाँ मेरे मांगने की जरूरत है, कहाँ मेरे लाइन में खड़े होने की जरूरत है। जो कांग्रेस की जो पीढ़ी है काफ़ी सीनियर होगी और रण कौशल भी माने जाते हैं। ऐसे में पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कई बार चाहते हैं कि महेश जोशी जैसा अध्यक्ष होना चाहिए, जिसे जयपुर जैसे भाजपा के गढ़ को भी तोड़ा जा सके। लेकिन क्या कारण है कि ऐसा दिखने में आया है कि आपके ही जो पुराने साथी कहीं ना कहीं कच्चर लगा देते हैं? मैं समझता हूँ कि जिस दिन मेरा बनने का समय आएगा उस दिन मैं बन जाऊंगा। यानी कि आप भाग्य पर भरोसा करते हैं? भाग्य पे मैं परिणाम के मामले में भाग्य पे भरोसा करता हूँ। मेरी कोशिश होनी चाहिए मैं अच्छे काम करूँ, मेरी कोशिश होनी चाहिए मैं सफलता के साथ काम करूँ, मेरी कोशिश होनी चाहिए कि पार्टी की मजबूती के लिए काम करूँ। फिर मैं चुनाव हार गया। ऐसा कहते हैं कि आप क्योंकि अशोक जी से बहुत निकट हैं, उसका नुकसान बार बार आते हैं। क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव भी हुआ पिछली बार, तो माना जा रहा था कि महेश जी जीतेंगे और मंत्री बनेंगे, और उसमें भी कहीं ना कहीं तो मैं सांसद बन गया। सांसद बन गए, लेकिन जयपुर की जनता चाहती थी कि आप विधायक बन के और मंत्री और मजबूत मंत्री बने। आपकी सब सोच, सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। जो इच्छा पूरी हो जाए उसमें खुश रहना चाहिए। क्या लगता है कि ऐसा क्या कारण है कि जो महेश जोशी के बड़े समर्थक बन के रहते हैं, वहीं कई बार जो है वो धोखा दे जाते हैं? लेकिन मैंने राजनीति में कभी किसी की शिकायत नहीं की। मैं ये मानता हूँ मैं टिकट लेके आया हूँ। जब पार्टी से टिकट लेने जाता हूँ तो ये कहता हूँ मैं जीत के आऊंगा, और चुनाव का परिणाम अगर कुछ और हो जाए और मैं ये कहूँ नहीं साहब उसने खिलाफत करी, उसने ऐसा किया, नहीं तो मैं जीत जाता, तो ये सारी बातें तो मुझे टिकट लेने से पहले कहनी चाहिए थी।
मैं अपने दम पे टिकट लेके आता हूँ, अपनी इमेज के दम पे टिकट लेके आता हूँ। विरोधी यही कहते हैं कि आपकी यही तो खासियत है, कुछ बोलते नहीं है, अंदर ही अंदर करते जाते हैं आप। नहीं तो मैं समझता हूँ कि अंदर ही अंदर करे चाहे बाहर करे, गलत नहीं करना चाहिए आदमी, पर मैं गलती करने मैं कोशिश करता हूँ कि मैं गलती नहीं करूँ। ये मेरी हमेशा कोशिश होती है, चाहे कम करूँ लेकिन जो करूँ वो ठीक करूँ। एक और देखने में आया, आपके जो समकालीन थे या आपके जो जूनियर थे, कहीं ना कहीं आपकी जो राजनीतिक तौर पे जिस तरह से तेजी से आप आगे बढ़ने को कई बार सहन नहीं कर पाते, इसलिए भी वो कहीं ना कहीं राजनीति, प्रताप जी, राजनीति में जिसको जो सूट करता है वो ऐसा करता है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। जिस दिन मैं हाईकमान को लगेगा कि मेरा प्रदेश अध्यक्ष या किसी भी पद पे मुझे बैठाया जाना चाहिए, हाईकमान कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझ के वो निर्णय कर देंगे, और जब तक हाईकमान इस बात को ठीक नहीं समझेगा मुझे कोई शिकायत नहीं। जी, लेकिन एक बड़ी बात आती है कि लगातार कहा जाता है कि संगठन और सरकार में कहीं ना कहीं तालमेल की कमी निचले स्तर पे तो बहुत कम है, ऊपरी स्तर पे भले ही दिखाई देती है। कहीं ना कहीं विधायकों में और जो ब्लॉक अध्यक्षों में ठनी रहती है, कार्यकर्ताओं में और विधायकों में ठनी रहती है। आखिर में तो कहते हैं कि आप यदि अध्यक्ष होते तो कैसे करते हैं सामंजस्य से बैठे? मैंने कहा ना कि मैं अभी ये सोचता नहीं कि मैं अध्यक्ष हूँ। एक नेता के तौर पे, मैं एक एमपी के तौर पे ये सो करता हूँ। जयपुर के जो मामले होते हैं मैं उनमें कम से कम बोलता हूँ। आप ये मान के चलिए कि जैसे मैं सेवा दल का प्रदेश अध्यक्ष था, मैंने किसी व्यक्ति को सेवा दल का जिलाध्यक्ष बनाया जयपुर। अब जयपुर की क्या कार्यकारिणी बने, कौन पदाधिकारी बने, मैंने कभी इंटरफेयर नहीं। तो आप काफ़ी फेमस हो गए, आपके घर के बाहर भी धरना दिया आपने, तो अन्ना हजारे को ताल ठोक के कह दिया कि यहाँ आ जाएं। क्या अभी भी उस बात को कहें? चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है, वे आए, उन्होंने मना किया है वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उनकी मर्जी। वे चुनाव लड़ना चाहते हैं, कहीं से भी लड़े। कोई भी व्यक्ति जयपुर से चुनाव लड़े, मैं उसको रोक भी नहीं सकता, मुझे रोकना भी नहीं चाहिए। हर अच्छे व्यक्ति का राजनीति में स्वागत किया जाना चाहिए, चाहे वो आपको विरोधी हो। लेकिन आपको लगता है कि अन्ना हजारे हो चाहे कोई हो, अगर वो परिवर्तन चाहते हैं तो चुनाव लड़ें? देखिए, लोकतंत्र में तो चुनाव के माध्यम से परिवर्तन करना वही एक प्रक्रिया है। आप कोई नियम में, कायदे में, कानून में कोई अगर फर्क करना चाहते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं, आप बताइए बिना संसद के कैसे करेंगे? संविधान ने संसद के तहत संसद बनी है, संसद को अधिकार है कि वो कानून में परिवर्तन करे, विधानसभा को अधिकार है कि वो कानून में परिवर्तन करे। तो जिसका जो अधिकार है वो ही काम करेगा, और उससे काम कराने के लिए आपके लिए आवश्यक है कि आप उस व्यवस्था में अंदर जाएं। जैसे दिल्ली गैंगरेप की घटना हुई, उसके बाद जनता सड़कों पे आई, इंडिया गेट पे तमाम धरने प्रदर्शन हुए, सरकार तब जागी, सांसद तब जागे, नेता तब जागे, एक के बाद एक वक्तव्य आए, लेकिन कानून का जो मामला है अभी भी अटका हुआ है, उस पर सोचें। देखिए, हमारी व्यवस्था में जो प्रक्रिया है, हम ये कह सकते हैं उस प्रक्रिया में और सुधार करना चाहिए। हमारे मन में भी आता है, हम नहीं चाहते कि किसी के साथ कोई बुरी घटना हो, लेकिन आज घटनाएं जिस रूप में सामने आ रही हैं, क्या कोई सोच भी सकता था कभी कि इस तरह की घटनाएं होंगी? और कानूनों में परिवर्तन की गुंजाइश इसलिए हमेशा बनी रहती है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आवश्यकता होगी, वैसे वैसे कानूनों में परिवर्तन होना चाहिए। बहुत कुछ सोचते हैं। जयपुर में इस तरह की घटनाएं आपराधिक घटनाएं इसी तौर पे, और ऐसा कहा जा रहा है कि तमाम बड़े जो शहर हैं जिनमें अपराध बढ़ रहा है, जयपुर के बारे में क्या सोचते हैं आप कि जयपुर में कम से कम इस तरह की दिल्ली गैंगरेप जैसी घटनाएं नहीं हो, उसके लिए क्या करना अपने शहर में? देखिए, आज जो जागरूकता आई है इस घटना के बाद, मैं समझता हूँ आम आदमी जागृत हुआ है। अन्यथा इसी घटना के बारे में जो बयान पढ़ा, उस लड़की के जिसके साथ ये घटना हुई, उसके मित्र का जो उसके साथ था, उसका जो बयान पढ़ा, वो सामाजिक दृष्टि से भी हमको दला देने वाला है कि 1.5 घंटे तक, 1 घंटे तक बच्ची पड़ी रहे। जागरूकता जनता की भी, और जागरूकता जनता की भी जरूरी है। जो लोग राजनीति में आते हैं वो भी जनता के ही लोग हैं। हम कोई लोग जो भी, चाहे किसी पार्टी के एमपी या एमएलए हों, जनप्रतिनिधि हों, वो कोई विदेश से नहीं आ रहे, वो लोग भी इसी समाज से आ रहे हैं। तो समाज में भी परिवर्तन की गुंजाइश है, जो व्यवस्था है उसमें भी परिवर्तन की गुंजाइश है, कानून में भी परिवर्तन की गुंजाइश है। और आपने बिल्कुल ठीक बात इंगित की है कि जनता, और जो जैसा मैं भी कह रहा हूँ कि जनता मांग उठाए, उससे पहले हमको मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि भाई ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन आज के परिप्रेक्ष्य में अवश्य भी है। इस घटना के बाद तमाम तरह के राजनेताओं के कोई जरूर बयान है,
लेकिन महेश जोशी की ओर से कोई बयान नहीं आया। क्या कहना है ऐसे बयानों पे जो कि उल जलूल थे? उल जलूल बयानों से बचना चाहिए। ये किसी भी समस्या को और अधिक उलझाते हैं, जन भावनाओं को और अधिक वो भड़काते हैं। हमें उल जलूल बयानों से के बजाय कोशिश ये करनी चाहिए, अगर हम बयान नहीं दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम उल जलूल बोलें। महेश जी, आपसे एक आखिरी सवाल, जनता के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आपके तरकश में अब कौन कौन से कमान है? मेरे तो एक ही कमान है और एक ही तीर है, जन सेवा सबसे बड़ा कमान है और जन सेवा सबसे बड़ा तीर है। ये थे आज के योद्धा महेश जोशी। चक्रव्यूह में अगली बार एक और योद्धा के साथ फिर मिलो। नमस्कार।